हेलो हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सखी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं एपिजियोटमी के बारे में। रखो एपिजियोटमी के बारे में बताएंगे कि एपिजियोटमी को आप पेरिनियोटमी कहेंगे तो दोनों एक ही बात है। आप एपिजियोटमी और पेरिनियोटमी में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई पूछता है पेरिनियोटमी किसे कहते हैं तो वो सेम वही शब्द वर्ड है एपिजियोटमी। तो आप एपिजियोटमी इज नोन एज ए पेरिनियोटमी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एपिजियोटमी आखिर होती क्या है और उसका पर्पज क्या है, तो इस बारे में उसकी एपिजियोटमी की हमें डिफिनेशन ज़रूर जाननी चाहिए कि इसकी डिफिनेशन क्या है। इसमें लिखा है अ सर्जिकल कट मेड एट द ओपनिंग ऑफ द वजाइना ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू एड डिफ़िकल्ट डिलीवरी एंड प्रिवेंट रैप्चर ऑफ टिश्यूज। जैसे इससे पता चलता है कि कोई एक सर्जिकल कट है और जो क्या करता है कि ओपनिंग ऑफ द वजाइना, ये जो वजाइना की ओपनिंग है उसको चाइल्ड बर्थ के दौरान इनलार्ज करता है, ओपनिंग को बड़ा करता है तो इस टू एड डिफ़िकल्ट डिलीवरी, और इस तरह से सहायता प्रदान करता है कठिन प्रसव को बचाने में। और जो भी टीयर है पेरिनियल एरिया में होने वाले हैं उन टीयर से भी ये सहायता करता है, बचाता है पेरिनियल एरिया को। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा से जान सकते हैं कि ये एकदम सरल और सीधे शब्दों में कि ये एक सर्जिकल कट है जिसके द्वारा जब भी प्रसव होने को होता है उससे पहले हम इसको देते हैं एक सर्जिकल कट, और उसके थ्रू हम जो ओपनिंग है उसको चौड़ा कर लेते हैं ताकि कहीं भी टीयर नहीं होने पाए, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने पाए और बिल्कुल ही सहज और सरल तरीके से हम प्रसव की प्रक्रिया को कर सकें। तो इस तरह से आप सभी को एपिजियोटमी के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या है और इसकी डिफिनेशन क्या है। आप अगर नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, बीएससी नर्सिंग के हैं या एएनएम जो भी कोर्स कर रहे हैं या डिलीवरी पॉइंट पे आप हैं तो बिल्कुल इसे आपको ध्यान से वीडियो देखनी चाहिए और बात समझनी चाहिए। अब जो भी एपिजियोटमी होती है वो प्रसव के दौरान ही एपिजियोटमी की जाती है, लेकिन इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है। और एक बार और बता दें कि एपिजियोटमी अगर हम एडमिशन करते हैं उसी वक्त हमको ये बात पता होती है कि हमको किस मरीज को एपिजियोटमी करनी है और किसको नहीं करनी है। कुछ केसेस में ही है कि जो हमारे सामने हमको रेयर सरप्राइज होते हैं कि जैसे अब शोल्डर डिस्टोसिया हो, उसी में हमको पहले से नहीं पता रहेगा और सब में पता होता है कि हमको एपिजियोटमी देनी है। जब भी हम एडमिशन करते हैं, अगर वो एडमिशन करते वक्त तो प्राइमरी पैरा मरीज है तो हमको पता होता है कि एपिजियोटमी करनी है। और इसी तरह और अन्य चीज़ें हैं जो एडमिशन के वक्त हम उसकी जांच और हिस्ट्री वगैरह लेते वक्त हम पूरी तरह से हमें जानकारी होती है। अब इसके देख लेते हैं कि टाइमिंग ऑफ एपिजियोटमी क्या होती है। और टाइमिंग ऑफ एपिजियोटमी में आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की 3 अवस्था जो होती है 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर पे ट्रू लेबर पे वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है। सेकेंड स्टेज लेबर आप होता है जब भी फुल डायलेशन का मतलब ये है कि सर्विक्स आपकी 10 सेंटीमीटर डायलेट हो चुकी है। तो फुल डायलेशन से लेकर बच्चा आउट होने तक की प्रक्रिया को हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में बच्चा होने की प्रक्रिया जो से लेकर के प्लेसेंटा आउट होने की प्रक्रिया को हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। तो चूँकि हमको पता है कि बच्चा आउट सेकेंड स्टेज में होता है लेबर के, तो इसलिए यहाँ सबसे पहले लिखा गया है कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। एपिजियोटमी जो होता है वो बच्चा होने के थोड़ी ही देर पहले बस इसको दिया जाता है, इसलिए सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ये बात आपको नोट भी करनी चाहिए कि एपिजियोटमी जो है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में दी जाती है। दूसरा लिखा है मैंने यहाँ पे कि प्लान्ड इंसिजन, वही बात है कि पूरी तरह प्लान्ड होता है जिसकी हमको जानकारी होती है। जब भी हम एडमिशन के वक्त मरीज को भर्ती करते हैं या उनका पार्टोग्राफ भरते हैं तो हमको सब सारी बातें उनकी जानकारी होती है कि कौन से पारा हैं, कौन से ग्रेविटा हैं, या इनकी जो भी पीवी चेकअप करते हैं, पीए चेकअप करते हैं तो बच्चा का साइज क्या है, कितना बड़ा है और पेरिनियम कैसी है, रिजिड है कि बहुत सॉफ्ट है, ये सारी बातें हम
वहाँ से पता किए रहते हैं, इसलिए पूरी तरह प्लांट इंसिजन होता है, हमको पहले से ही इसकी जानकारी होती है। तीसरी टाइमिंग क्या होती है कि सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम जब भी देते हैं उस वक्त जो होता है कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट में पूरे पीक से आता है, पूरे मतलब उसकी जो होती है आने का जो उसके रेशियो है वो पूरी तरह से हाई पे होता है, वो पीक पे होता है, तभी हम इसको एपिज़ेटमी को देते हैं। चौथे नंबर पे हमने यहाँ लिखा है जस्ट बिफोर क्राउनिंग ऑफ द हेड, जैसे ही क्राउनिंग ऑफ हेड होती है होने को होती है और केवल 3 सेंटीमीटर नीचे लिखे भी हैं, फीटल हेड इज 2 and 3 सेंटीमीटर विजिबल, मतलब हमें बच्चे का सर दिखाई दे रहा है पेरिनियल एरिया में, उसके ब्लैक आपको बाल हेयर सारे दिख रहे हैं, और अब 2 and 3 सेंटीमीटर उसका क्राउनिंग और बाकी है, उसी वक्त हम एपिज़ेटमी करते हैं। और क्या कंडीशन है, मैक्सिमम वल्वा स्ट्रेच, जो चूँकि जब पीक पे कॉन्ट्रैक्शन माँ को होंगे तो उस वक्त उसकी जो पेरिनियम की एरिया होती है, पेरिनियल वल्मा होता है, वो पूरी तरह से स्ट्रेच होता है, थिन होकर के, और पूरा फैलाव लेता है। बच्चे का सर जैसे ही पेरिनियम में आएगा वो पूरा फैलाव लेता है, और फैलाव लेगा तो ऑब्वियसली वो थिन हो जाती है जगह। तो ये सारे जो टाइमिंग है, इतनी चीज़ों को देखने के बाद और सेकेंड स्टेज में हम इस एपिज़ेटमी को दे देते हैं। अब एपिज़ेटमी किसे कहते हो गई, टाइमिंग आप एपिज़ेटमी क्या है ये भी हमने पढ़ा दिया। अब हम जानेंगे कि आखिर ये कब दिया जाता है, इसके इंडिकेशन क्या हैं। तो आइए जानते हैं कि हम क्या चीज़ पेशेंट में देखेंगे तो हम निर्णय लेंगे कि इसको एपिज़ेटमी हमको देनी है। तो इंडिकेशन को पूरे ध्यान से आप देखिए। इसमें हमने सबसे पहले लिखा है कि बिग बेबी का मतलब है कि अगर बच्चा 2.5 kg से लेकर के 3.5 kg तक का होता है तो इसको हम नॉर्मल वेट में मानते हैं कि बच्चे एकदम नॉर्मल है। लेकिन अगर जब भी 2.5 kg से अंडर होता है या 3.5 kg की वो एबव होता है तो दोनों कंडीशन में बच्चे को नॉर्मल नहीं कहते हैं। अंडर है 2.5 kg से तो हम कहते हैं लोअर बर्थ वेट है, उस बच्चे का बर्थ जो है वो लोअर बर्थ वेट में है वो बच्चा। और अगर 3.5 kg से वो ज़्यादा वेट का है तो वो माइक्रोसेमिक बेबी कहा जाता है, मतलब कि वो बहुत बिग साइज का बेबी है। ऐसे में बहुत सारे कंडीशन माँ को होते हैं, चाहे वो उसका बर्थ LBW का बच्चा हो या 3.5 kg से एबव हो, तो उसमें माँ का कंडीशन होती है। अगर बहुत ज़्यादा 4 kg 4.5 kg का बच्चा पैदा होता है तो ये माना जाता है कि जो माँ जो है वो जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस से ज़रूर ग्रसित होगी। तो ये सब कंडीशन है। तो बिग बेबी का मतलब यही है कि अगर वो 3.5 kg से बड़ा है और हमने PA किया है तो हमें लगभग पता हो जाता है कि ये बच्चा बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम निर्णय लेंगे कि ये जब बच्चा प्रसव होगा तो ज़रूर उस वक्त डिफ़िकल्ट आने में, चूँकि साइज़ बड़ी है तो आने में दिक्कत होगी, तो हम एपिज़ेटमी की ट्रे तैयार करके बिल्कुल रखे रहते हैं पास में। दूसरी कंडीशन क्या है, रिजिड पेरिनियम। रिजिड पेरिनियम में ज़्यादातर प्राइमरी पैरा मरीज आते हैं क्योंकि उनकी पेरिनियम जो होती है वो फैलती आसानी से नहीं, हो बिल्कुल टाइट रहती है, रिजिड रहती है। तो इस कंडीशन में जब भी होता है प्राइमरी मरीज होती है तो उनके लिए भी हम एपिज़ेटमी की ट्रे बिल्कुल प्रसव कराते वक्त रख लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है कि ब्रिज प्रेजेंटेशन। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जब भी होता है तो उसमें बच्चे का सिर आता है। ज़्यादातर बच्चे नॉर्मल इसी तरीके से पैदा होते हैं, लेकिन ये ब्रिज प्रेजेंटेशन अगर हो जाता है तो हम उनको अब नॉर्मल लेबर में ही मानते हैं। अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो उस वक्त भी हम एपिज़ेटमी उसको देंगे उसी सेम प्रोसेस से जैसे हम सिफेलिक बच्चे के जन्म के समय एपिज़ेटमी लगाते हैं, सेम ब्रिज में भी हमें वैसे ही लगाना होता है। तब भी हम एपिज़ेटमी तो हम क्लियर होंगे, PB एग्जामिनेशन में हमको पता रहता है कि ये ब्रिज प्रेजेंटेशन है, बच्चा इसमें इसका सिर की तरफ से नहीं बटक की तरफ से इसमें आएगा। फिर चौथा है फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन
जब भी होता है तो इसमें बच्चे का जो होगा वो सिर की जगह, ऑक्सीपिट की जगह ये पूरी तरह से फेस आता है, उसमें ब्रोज होती हैं, फिर उसके फेस का पूरा होता है, ये पहले निकलता है, बाद में सिर आता है। तो इस कंडीशन में भी हम एपिजैक्टमी लगाते हैं। पाँचवा है फॉरसेप डिलीवरी। फॉरसेप डिलीवरी तो वैसे आजकल ज़्यादातर तो नहीं होती है, लेकिन अगर रेयर कंडीशन में करनी पड़ जाए तो फॉरसेप डिलीवरी में जो होती है, जैसे ही हम आफ्टर इंसर्शन ऑफ फॉरसेप लगा लेते हैं, फॉरसेप लगाने के बाद ही हम वहाँ पे इंसिजनल कट देते हैं। इस तरह हम फॉरसेप डिलीवरी में भी एपिजैक्टमी करते हैं। 6 है कि प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी में हम क्यों लगाते हैं? प्री टर्म बेबी जो होता है वो साइज में भले वो छोटा हो, लेकिन बेबी का हेड वो प्री टर्म जो होता है वो तो बहुत सॉफ्ट होता है। तो इस वक्त जो होते हैं उनके सूचर पर प्रेशर न पड़े, क्योंकि उनके सूचर पर प्रेशर पड़ेगा तो फिर उसमें कैपिट बनने की संभावना होती है। कैपिट का मतलब है उनके ऑक्सीपिटल पार्ट में स्वेलिंग का होना। तो इससे बचाने के लिए, उनको कैपिट से बचाने के लिए, उनके सिर पे कोई सूचर पे प्रेशर ना पड़े, इस चीज़ से बचाने के लिए हम प्री टर्म बेबी में भी, डिलीवरी में भी इनको एपिजैक्टमी करते हैं। और इसके साथ साथ है 7वें पे है शोल्डर डिस्टोसिया। वही बात है कि बच्चा बहुत बिग साइज का है, उसका हेड तो हमने डिलीवर करा लिया है, अब उसका शोल्डर चूँकि वो बिग साइज का है, पूरी तरह से हेल्दी है, तो वो आकर के पेरिनियम में पूरी तरह वो रिजिट हो जाता है, वो एकदम से फंस जाता, जैसे लगता है लॉक लग गया, निकलता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन होने पर हेड का तो हो गई है डिलीवरी, हमने हेड की करा ली है, लेकिन अब शोल्डर के पास है, तब भी हम यहाँ पे एपिजैक्टमी देंगे, वाजाइनल ओपनिंग को बड़ा करेंगे, थोड़ा और चौड़ा करेंगे, और इस तरह से हम शोल्डर पहले एक तरफ के शोल्डर का, फिर दूसरी तरफ के शोल्डर का प्रसव कराते हैं। इस तरह से शोल्डर डिस्टोसिया होने पर भी हम एपिजैक्टमी दे देते हैं। मेन ये है कि एपिजैक्टमी का उद्देश्य ये है कि हम सरल और सहज प्रक्रिया से डिलीवरी को, प्रसव को करा लें, और इसमें किसी तरह से बच्चे को दिक्कत न होने पाए या माँ को बहुत ज़्यादा जटिलताओं का सामना न करना पड़े। और जो है इसके साथ ही साथ एपिजैक्टमी का ये उद्देश्य है कि कहीं भी पेरिनियल एरिया में टीयर हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, उससे बहुत कॉम्प्लिकेशन माँ को झेलने पड़ते हैं, तो हम ये करके माँ को भी बचा सकते हैं। इस तरह से आज हमने एपिजैक्टमी में एपिजैक्टमी की डिफिनेशन, एपिजैक्टमी कब देते हैं, कब लगाते हैं, या उसके इंडिकेशन क्या है, इसको हमने जाना। अगले हमारे वीडियो में आप जानेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं और इसे कैसे लगाते हैं, इसकी सुचरिंग कैसे करते हैं, या मरीज को जाते वक्त हम जो डिस्चार्ज होते वक्त पेशेंट को सलाह क्या दे करके घर भेजेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, और यूज़फुल होने पर देखने के बाद आप बिल्कुल इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपको जल्दी ही इसके दूसरे पार्ट की वीडियो हम ज़रूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।